So welcome to the second day of model-based design. Today we will cover the topics like decoding the system responses, what is PID controller, then we model a system in Scilab, and later on we will tune our PID controller. Great. Now, the first question is, what is system response? Do you have any idea what is system response? Anyone from the audience? What is system response? As the name suggests, what is system response? So what do you think? What is? हम ये कह सकते हैं कि मतलब हम कोई ऐसा एक फंक्शन है, उसमें हमने कोई इनपुट दी और उसके रिस्पांस में मतलब एक आउटपुट मिलना। काइंड ऑफ बिल्कुल सही बात है। जैसे नाम पता शब्द ही बता देते हैं वो क्या है। ठीक है, तो जैसे बोल रहे सिस्टम रिस्पांस मतलब सिस्टम कैसा रिस्पॉन्ड करने वाला है। ठीक है, वो कैसा आउटपुट देने वाला है तुम्हें, इसको हम कहेंगे सिस्टम रिस्पांस। तो अगर हम आउटपुट को डिस्कस कर रहे हैं तो उससे पहले हमें इनपुट को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इनपुट को देखते हैं कि इनपुट कितने टाइप्स के होते हैं, हम अपने सिस्टम में कितने इनपुट देते हैं और उनको पहले डिस्कस करते हैं और फिर लेटर ऑन फिर हम आउटपुट को डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली हम अपने सिस्टम को 4 इनपुट देकर ट्राई करते हैं और ताकि हम उसकी पूरी टेस्टिंग करें, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है ये हम चेक कर ले। देन उसका हर इनपुट पे उसका एक अलग यूनिक बिहेवियर आता है और क्या वो सारे बिहेवियर को स्टेबलाइज कर पा रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, एक्यूरेट है, ये सब चीजें हमें नोट डाउन करनी होती है। तो एक थोड़ा टाइम लेकर हम एक रिस्पॉन्स को अच्छे से देखते हैं। तो पहला आता है रैम इनपुट। बेसिकली इसमें हम जो वैल्यू है वो एक लीनियरली इंक्रीज करते हैं। ठीक है, लीनियरली इंक्रीज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कोई वैल्यू है, अगर हम डिस्टेंस को देखें, अगर एक स्पीड एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो एक इंक्रीज वे में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पहले वो 5 मीटर उसने कवर करा, फिर 10 मीटर, फिर 30, 40, धीरे धीरे इंक्रीजिंग। सेकेंड इनपुट होता है हमारा इम्पल्सिव इनपुट। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव होता है, जैसे सडन टेम्परेचर चेंज। ठीक है, इम्पल्स, जैसे अगर बॉल को हम फ्रश पे गिराए तो उस पर एक इम्पैक्ट फोर्स आता है, तो ये इसी को कहते हैं हम इम्पैक्ट इनपुट्स। ये बहुत ही मुश्किल होता है रियल लाइफ में करना, क्योंकि और इस पे इम्पल्स इनपुट के आउटपुट को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसका देखो तुम थोड़ा सा अगर इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब क्या है कि एक ही इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू 0 थी। ठीक है, अगले ही इंस्टेंट इसकी वैल्यू कुछ x हो गई। ठीक है, तो इसका जो रिस्पांस जो तुम्हें मिलेगा वो कैसा मिलेगा? अगर ये इसका रिस्पांस ग्राफ होगा तो रिस्पांस ग्राफ 0 था, अचानक से उठा और फिर वापस से 0 हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा, एक्चुअली ऐसा होगा कि रिस्पांस और फिर वो वापस से धीरे धीरे जैसे तुम किसी को थप्पड़ मार दो तो पहले उसको अचानक से लगेगा ये क्या हुआ, और फिर वो धीरे धीरे उसको पता चलेगा मेरे को थप्पड़ लगा है ना। इसको मिलाते हैं, तो ये दो तो हमने डिस्कस कर ली। एक इनपुट तो होता है जो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, दूसरा इनपुट होता है जो बहुत इंपल्सिव हो जाता है, तीसरा जो सबसे ज्यादा हमारी इंडस्ट्री में यूज करते हैं उसे कहते हैं स्टेप इनपुट। ठीक है, अगर हमें कोई इनपुट देना है तो हम क्या करेंगे, एक इनपुट देंगे और फिर उसे कंटिन्यू रखते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे 20 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 0 से स्टार्ट करूंगा, 20 डिग्री पहुंचकर और उसे 20 डिग्री पे उसे कांस्टेंट कर दूंगा। ठीक है, जब जितनी देर के लिए मुझे चाहिए, इतने टाइम इंटरवल के लिए मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो ये स्टेप फंक्शन हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, और अगर तुम्हें सडन इंक्रीज चाहिए होगा, जैसे यहाँ पर यूनिफॉर्म इंक्रीज करा था तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और अगर तुम्हें सडन इंक्रीज चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें सडन इंक्रीजिंग ही इनपुट देना पड़ेगा। तो एक और टाइप होता है पैराबोलिक इनपुट्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, पैराबोलिकली कोई फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम इनपुट देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 4 बेसिक कहते हैं और 4 बेसिक इनपुट्स है, और 90 to 80% हम स्टेप फंक्शन इनपुट यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारे ड्रोन्स में हो गए, जो भी डिस्टरबेंस हो गए, उसमें हम सब जगह स्टेप इनपुट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये तो हो गया इनपुट के बारे में। ठीक है, अब हमें आउटपुट कैसे मिलते हैं, तो 4 तरह के आउटपुट मिलते हैं हमें एक सिस्टम से। ठीक है, चारों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं और हमें कौन सा इनपुट चाहिए होता है वो हम देखते हैं कि इनमें से हमारा फेवरेबल कौन सा है। तो पहला है अनडैम्प्ड।
अनडैम्प तो कैसा बड़ा ऑसिलेटिव डैम्प होता है, ऐसे ऐसे, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है, तो ये अनडैम्प है, ठीक है। तो कभी इसकी वैल्यू 20 तक जा रही है और फिर -20 पे, फिर मतलब 20 पे, फिर 2 पे, और फिर अगले इंस्टेंट वो 0.2, तो ऐसे ऐसे ही ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी हमें ऐसा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होता है, ठीक है। मेरे को चाहिए कि ये वैल्यू 1 पॉइंट के करीब रहे, जैसे तुम्हें ये ब्लैक लाइन रिफर कर रही है, तो ये हमारा डिजायर आउट इनपुट है, मतलब डिजायर आउटपुट है कि मुझे 1 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। अगर आपका सिस्टम अनडैम्प रिस्पॉन्स दे रहा है तो बहुत हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल एलिमिनेट कर दो उसको, ठीक है। दूसरा आता है अंडर डैम्प, ठीक है। अंडर डैम्प में क्या होता है, वैल्यू जो है वो पहले जाती है जो डिजायर वैल्यू के पास, उससे थोड़ा सा ओवरशूट करती है। ओवरशूट का मतलब जो हमें डिजायर वैल्यू है उससे थोड़ा इंक्रीज करती है और फिर वो वापस से चली जाती है नीचे, ठीक है। ये काफी अच्छी होती है क्योंकि इस पे तुम देखोगे रिस्पांस टाइम हमें बहुत अच्छा मिला, ठीक है। बहुत सडनली हमें जहां पर पहुंचना चाहिए था वहां पर हम पहुंच गए, ठीक है। और ये क्रिटिकल टाइम के बाद और ये स्टेबलाइज हो जाती है, जो हमारे डिजायर रिजल्ट है ये वहां पर चली जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें ये दिक्कत है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये हमारे सिस्टम के लिए बड़ा हार्मफुल हो सकता है। अब समझो कि अगर आपने अपना सिस्टम ही डिजाइन करा है 1 पॉइंट जो समथिंग यहाँ पर मान लेते हैं इसको 1.1.01, ठीक है। अगर ये इसकी वैल्यू है और अगर तुमने सिस्टम अभी अपना 1.01 कैपेसिटी के लिए रखा है, और अगर तुम्हारे सिस्टम का रिस्पॉन्स क्रिटिकली डैम्प होगा, नहीं सॉरी अंडर डैम्प होगा, तो ये ओवरशूट कर जाएगा, ये आपके सिस्टम को हार्म करेगा, ठीक है। दो रिस्पॉन्स हो गए। तीसरा जो हमें, और तीसरा तीसरा रिस्पॉन्स है ओवर डैम्प, ठीक है। अब ये अंडर डैम्प, अंडर डैम्प और फिर होता है ओवर डैम्प, तो फिर बिल्कुल इसको कंप्रेस कर देते हो। इसमें क्या होता है, वैल्यू आपकी कभी भी डिजायर रिजल्ट तक पहुंचती ही नहीं है, ये हमेशा उससे पीछे रह जाती है। बहुत टाइम के बाद ये सैचुरेट होगी और जो हमारी डिजायर रिजल्ट है वो तब मिलेगी। तो देख सकते हो इसका सैचुरेशन टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो ये भी हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। तो हमें कौन सा रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है क्रिटिकल डैम्प। क्रिटिकल डैम्प, ये क्रिटिकल डैम्प है जो रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा है, ओवरशूट भी नहीं कर रहा है, और स्टडी स्टेट एरर भी कम है, और हमें डिजायर रिजल्ट पे जल्दी से जल्दी पहुंचा देता है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं वापस क्या क्या हमने देखा। तो हमें कौन सा चाहिए, क्रिटिकल डैम्प चाहिए, जिसमें क्या है ये सबसे हम टारगेट करते हैं कि हमारा सिस्टम क्रिटिकली डैम्प हो, मिनिमम एरर होता है, हाई स्टेबिलिटी होती है इसमें, और रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। मिनिमम एरर कैसे, क्योंकि तुम देखोगे ये यहाँ तक इसने सैचुरेट कर लिया, क्रिटिकल जो डैम्प है वो यहाँ तक सैचुरेट हो गया, इसके बाद ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, स्टेबल है, कोई यहाँ पर अंडर डैम्प की तरह अलग अलग वैल्यू नहीं दे रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। ओवर डैम्प क्या है, ये ओवर डैम्प था, ठीक है। तो ओवर डैम्प अनरिस्पॉन्सिव है, तो ये बहुत देर के बाद हमें डिजायर रिजल्ट दे रहा है। दूसरा क्या है, हाई इनिशियल स्टडी एरर, ठीक है। जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इसमें ये हमें बहुत ज्यादा एरर देता है, हमें चाहिए कुछ और ये दे कुछ और रहा है, ठीक है। तो हाई इनिशियल स्टडी एरर, और स्टेबल और नो इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। दूसरा है, तीसरा था हमारा, ये ओवर डैम्प हो गया, अंडर डैम्प, ठीक है। अंडर डैम्प ये रहा। तो अंडर डैम्प में तुम्हें पता है यहाँ पर एक ओवरशूट विजिबल होता है, ठीक है। तो ये हार्मफुल होता है क्योंकि आप अपने सिस्टम से एक्सीड कर रहे हो, ठीक है। तो ओवरशूट विजिबल होता है। स्टडी एरर बहुत जल्दी हमें मिल जाता है। स्टडी स्टेट देखो, आप देखोगे यहाँ पर क्रिटिकल टाइम, यहाँ से इसने स्टडी स्टेट स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से स्टडी स्टेट भरे हुआ है, लेकिन यहाँ पर तुमने एरर आया वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट हैज एरर, ठीक है। दूसरा है इनिशियल इंस्टेबिलिटी। इनिशियल इंस्टेबिलिटी तो डिस्कस हो गई क्योंकि ये इनिशियली आकर ही तुम्हारे डिजायर रिजल्ट से ऊपर पहुंच जाता है, तो इनिशियली इंस्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं हर चीज पे। तो सेटलिंग टाइम क्या होता है, ठीक है। ये पहले कुछ फंडामेंटल चीजें है, थ्योरी है, थोड़ा सा बोरिंग है मुझे पता है, तो जल्दी जल्दी निपटाते। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले सेटलिंग टाइम क्या होता है कि हमें जब तक कांस्टेंट जो हमारे डिजायर रिजल्ट है वो कब तक मिल रहा है, हमें वो हमें कब मिल रहा है, कब हमारा स्टडी स्टेट अचीव हो रहा है, ठीक है। जब हमें एक डिजायर वैल्यू चाहिए वो कब तक हमें मिल रहा है। स्टार्टिंग में क्या होगा, ये स्टार्ट करेगा, अपना रिस्पॉन्स करेगा, फिर ये कुछ ओवरशूट हुआ, फिर ये देन ये थोड़ा अंडर डैम्प सा हुआ, और फिर धीरे धीरे ये रिस्पॉन्सिव होते होते एक हमारे स्टडी स्टेट पे आ गया। तो ये जो टाइम है
इतना जो टाइम है, ये जो टाइम पीरियड है इसे हम कहते हैं सेटलिंग टाइम। ये हमारे सिस्टम को सेटल करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए इतना टाइम हमें चाहिए होता है, तो इस टाइम पीरियड को कहते हैं हम सेटलिंग टाइम। दूसरा है राइजिंग टाइम, ठीक है। तो राइजिंग टाइम बेसिकली वो टाइम है जहां पर आपका सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, पहला रिस्पॉन्स करता है, और वो जीरो से जो आपकी डिजायर रिजल्ट की तरफ मूव करता है, तो वो जो राइजिंग टाइम है इसको हम कहते हैं राइजिंग टाइम। ये जो ब्लू वाले बॉक्स में कह रहे देख सकते हो आप, ये राइजिंग टाइम है, ठीक है। इसको इतना टाइम लगा उठने के लिए, आपकी डिजायर वैल्यू तक पहुंचने के लिए, ठीक है। राइजिंग टाइम बेसिकली क्या है, द टाइम टेकन फॉर द सिस्टम रिस्पॉन्स टू अचीव द 90% ऑफ इज टारगेटेड वैल्यू, ठीक है। राइजिंग टाइम डिनोटेड बाय टीआर। परफेक्ट, इजी है, कोई इशू नहीं है, सब समझ में आ रहा होगा कि ये तो सब सर एक बार लास्ट जनरल। स्लाइड पे जाना। लास्ट स्लाइड, ओके, यस, वो ग्राफ नहीं देखा था मैंने लास्ट में। ओके, ये ठीक देखा है। तूने, ठीक है। तो ये राइजिंग टाइम है। बेसिकली राइजिंग टाइम क्या है, आपकी टारगेटेड की 90 वैल्यू, ठीक है, 90%। जैसे यहाँ पर टारगेटेड वैल्यू हमारी 5 है, ठीक है, तो उसकी जो 90% जो वैल्यू है, वो जो वो कितनी देर में वो पहुंच पा रहा है आपका रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे ये धीरे धीरे पहुंचा, तो इससे इसको टाइम लग गया 90%, तो ये इसका राइजिंग टाइम है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टीआर से, ठीक है। देन अगली चीज है ओवरशूट। ओवरशूट क्या है, वो वैल्यू जहां पर आपकी डिजायर वैल्यू से एक्सीड कर गई, ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं ओवरशूट, ठीक है। ये हमारा हो गया ओवरशूट, हो गया कि टारगेटेड वैल्यू हमारी 5 थी, लेकिन इसने ओवरशूट कर दिया, हमारे सिस्टम ने ओवरशूट कर दिया, क्योंकि ये इंक्रीजिंग था, ये अपने एक मोमेंटम में था, ये इंक्रीज हो रहा था, लेकिन इसे पता नहीं चला और इसकी गलती से इसने ओवरशूट कर दिया। तो इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कंट्रोलर से, और काफी एक एल्गोरिदम लगाकर हम कंट्रोल करेंगे। आज भी हम ट्राई करेंगे कि कभी भी ओवरशूट ना आए, तो ये इससे हम कहते हैं ओवरशूट, और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि तुम्हें पता हो कि ना हो सिस्टम में, ठीक है। तो ये तो हमने बेसिक आज निकाल दिया है कि क्या सिस्टम रिस्पॉन्सेस कैसा होता है, और कितने टाइप के रिस्पॉन्सेस होते हैं, अंदर डैम्प टैम्प, और उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं जो हमें नोटिस करने हैं, और क्या हमें चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो अब हम सही टाइम पे पहुंच गए हैं जहां पर हम पीआईडी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पीआईडी को डिस्कस करते हैं, तो उससे पहले पीआईडी को डिस्कस करें, उससे पहले हम सिस्टम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीआईडी क्या, पीआईडी किस में लगेगा, एक सिस्टम में लगेगा। कल भी हमने सिस्टम में बात करी था, ठीक है, और फिर से आज भी हम डिस्कस करते हैं। आज ओपन लूप और क्लोज लूप के टर्म में डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो सिस्टम होता है वो दो टाइप में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। एक होता है ओपन टाइप, होता है क्लोज टाइप, ठीक है। ओपन टाइप और क्लोज टाइप पे सिर्फ एक का ही अंतर है, एक फीडबैक लूप, ठीक है, फीडबैक लूप होता है। तो ओपन लूप में क्या होता है, हम एक हमारा प्लांट है जिसको हमें एक डिजायर, एक आउटपुट देते हैं, एक इनपुट देते हैं, और हमें वो डिजायर आउटपुट दे देता है। और ये डिजायर इनपुट देने के लिए हम एक कंट्रोलर यूज करते हैं, ठीक है। और ये हम और ये इनपुट हम देते हैं यहाँ से, जो भी हमारी रेफरेंस पोजीशन है। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि 5 मीटर पे कुछ हो, या फिर 5 मीटर की पोजीशन पे पहुंच जाए, तो ये हमारा इनपुट है। कंट्रोलर उसे एक कंट्रोल करके कंट्रोल देता है, और फिर ये इनपुट देता है प्लांट को, और फिर प्लांट से हमें डिजायर आउटपुट मिलता है। इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इसने बोला यहाँ से कि 5 मीटर चलो, ठीक है। कंट्रोलर ने बोला ठीक है, मोटर को अच्छा 5 मीटर चलना है, तो मतलब मेरी स्पीड ये होनी चाहिए और मेरा टाइम ये होना चाहिए, तो मैं ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लूंगा। इसने कंट्रोल करके प्रोसेस प्लांट को दे दिया, ठीक है। प्लांट में सिस्टम था, मोटर लगी थी, सब था, तो वहां पर उसने चलाया, और अपने जो भी कंट्रोलर ने हमें वैल्यू दी थी वो उसने कंप्लीट कर दी, ठीक है, और यहाँ पर वो पहुंच गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपकी मोटर में मैकेनिकल कुछ हो सकता है, कुछ डस्ट पार्टिकल हो, या फिर उसकी ग्रिप अच्छे से ना हो रही हो सकता है वो स्लिप हो जाए कहीं पे, और इसी चक्कर में कुछ एरर आ जाते हैं। जैसे आप कह सकते हो ये डिस्टरबेंस आ गए, कंट्रोलर और प्रोसेसर के बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ गया, तुमने सोल्डरिंग अच्छे से नहीं करी, ठीक है, कुछ रजिस्टर वेरी हो गया, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है, मैकेनिकल एरर हो सकता है, इलेक्ट्रिक एरर हो सकता है, और यहाँ पर तुम सिर्फ पहुंचे 4.8 मीटर्स, ठीक है। तो हमने तो इनपुट चाहता था कि हमें 5 मीटर पे, कि जीरो से ये 5 मीटर पे पहुंचे। लेकिन असलियत में क्या हुआ, रियल लाइफ में
ये 0 से 4.9 पर ही पहुंचा। और ओपन लूप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसको पता भी नहीं है कि ये 4.8 पे है, ठीक है। तो यहाँ पर ही एक अच्छा सा एक रिस्पॉन्स निकाला, एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन निकाला कि एक फीडबैक लूप लगा देते हैं ना, कि यहाँ पर क्या डिस्टेंस है, यहाँ पर हम सीधा उसको यहाँ पहुंचा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि एरर की मेथड से कितना एरर है। तो तब जब हमें पता चला कि ये डिसएडवांटेज होते हैं ओपन लूप के, तो हमने बोला इसको यूज करेंगे नहीं, ठीक है। अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए तो हम क्लोज लूप का यूज करेंगे। क्लोज लूप में क्या होगा, हमने यहाँ से इनपुट दिया 5 मीटर, 5 मीटर तुम्हें चलना है, कंट्रोलर ने अपनी स्पीड निकाली, ठीक है, मोटर्स की स्पीड कितनी टाइम के लिए उसे चलाना है ताकि वो 5 मीटर कंट्रोल करे। ये फिर वो प्लांट में उसने इनपुट दिया और फिर हमें आउटपुट मिला, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर भी उसे 4.9 4.8 तक ही पहुंचा था, ठीक है। तो ये वैल्यू जाती है यहाँ पर सेंसर के, ठीक है। सेंसर देखता है, हम लोग जीपीएस ले लेते हैं यहाँ पर, तो जीपीएस ने देखा अरे ये तो सर जो आपके रेफरेंस पोजीशन से 4.8 मीटर ही दूर है, ठीक है। तो यहाँ से उसने बोला कि भाई 4.8 पे पहुंचे हम, ठीक है। यहाँ से तो था 5 मीटर जो हमारी डिजायर वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पर उसने जब एरर कैलकुलेट करा, ठीक है, तो यहाँ पर एरर आ गया 0.2 का, ठीक है। तो 0.2 डिस्टेंस और कवर करना है, तो फिर कंट्रोलर जाएगा अपनी स्पीड टाइम कैलकुलेट करेगा, अच्छा मेरे को 0.2 मीटर अगर कवर करना है तो मैं किस स्पीड से जाऊं और कितना टाइम लगेगा। तो फिर ये वापस जाएगा, इसको इनपुट देगा, प्लांट फिर अपनी मोटर जो है वो स्टार्ट करेगा और फिर वो वापस जाएगा। मानते हैं यहाँ पर अब फिर से वो 4.9 पे पहुंच गया, फिर क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस आ गए थे, ठीक है। इन डिस्टर्बेंस की हेल्प से फिर वापस से जाएगा फीडबैक लूप में और फिर वापस इधर जाएगा, ठीक है। और फिर वापस से कैलकुलेट करेगा कि डिजायर वैल्यू क्या थी और हम कहाँ तक पहुंचे, तो 4.9, तो 0.1 का एरर अभी भी है, तो 0.1 मीटर को कवर करने के लिए कितना स्पीड चाहिए, कितना टाइम चाहिए होगा, कंट्रोलर डिफाइन करा और फिर इनपुट दिया और फिर वापस से प्लांट में। तो धीरे धीरे ये लूप जितनी बार चलता जाएगा उतना तुम क्लोज अपने डिजायर रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है ओपन लूप और क्लोज लूप और फीडबैक लूप किस लिए काम आया यहाँ पर? यस सर। ओके, यस बस एक कोई समझ में आया? आ गया सर। आ गया ना, ठीक है। इजी था, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ तक तो हम समझ गए कि सिस्टम दो टाइप के होते हैं, ओपन लूप और क्लोज लूप। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है। तो सब खेल क्या है, खेल ये है कि हमें ये इनपुट देना अच्छा, ठीक है, एक ऐसा रिस्पॉन्सिव इनपुट देना है ताकि हमें डिजायर आउटपुट मिल सके। तो कंट्रोलर का काम ये है कि ये डिजायर जो सही इनपुट है, जो करेक्ट इनपुट है और जो इनफैक्ट उसे देना चाहिए, ठीक है, वो इनपुट इसे प्लांट को प्रोवाइड करे, ठीक है? ये काम है कंट्रोलर का, ठीक है। जो हम पूरे सिस्टम को ऐसे कंट्रोल करें ताकि हमें डिजायर आउटपुट मिल सके और एक डिजायर और एक सही इनपुट क्रिएट करे। तो ये काम होता है कंट्रोलर का। तो आज हम जिस कंट्रोलर के बारे में बात कर रहे हैं वो एक पीआईडी कंट्रोलर है। पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है, बहुत ही इजी से समझाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मानते हैं यहाँ पर हम एक बास्केटबॉल ग्राउंड में है और तुम ये हो, ठीक है, मैं हूँ, तुम क्या, मैं हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हूँ जो 0 पे हूँ, ठीक है, मुझे मिड कोर्ट तक जाना है और मिड कोर्ट है 20 मीटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर 20 है, तो मुझे पहुंचना यहाँ पर, ये मेरा डिजायर रिजल्ट है और यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। तो कितना एरर हो गया इनिशियली एरर, ये मेरी डिजायर वैल्यू है, ठीक है, 20। और मैं अभी कहाँ पर हूँ, आउटपुट में अभी मेरे क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ से फीडबैक लूप से गया और यहाँ पर आ गया 0। तो एरर कितना हो गया, 20, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोलर मैंने क्या करा, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 से। यहाँ पर मैंने एक एल्गोरिदम लगा रखी है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ताकि ये बहुत जल्दी पहुंचे। 2, 5, 4 कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। मैंने इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा, तो 20 इंटू 2, ये हो गया 40। तो इनिशियली ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा यहाँ से,
ठीक है, क्योंकि मैंने गेन वैल्यू यहाँ पर 2 कर रखी है, यहाँ पर मैं उसको गेन कर रहा हूँ 2 से। ठीक है, 1 सेकंड के बाद वो कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा, वापस आएगा, मान लेते 1 सेकंड पे ये पहुंच गया 5 मीटर पे। ठीक है, और फिर ये वापस आया, यहाँ पर 5 मीटर हुआ, तो एरर कितने का हो गया इस बार 15। ठीक है, फिर 15 टू, तो वो इसने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर ली, तो ये 30 मीटर पे स्पीड पे चलने लग गया। तो ये जैसे जैसे ये क्लोज आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, ठीक है, तो एक टाइम पे क्या होगा, ये बिल्कुल ही पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, और फिर ये वापस आएगा यहाँ पर 20, और एरर कितने का हो जाएगा 0। ठीक है, और अगर एरर 0 का मतलब 2 इंटू 0 इंटू 2 0, तो जैसे यहाँ पर 20 पे पहुंचेगा ये रुक जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल एक एल्गोरिथम था कि हाँ हम जल्दी से जल्दी इसको यहाँ तक पहुंचा दे। तो हमने क्या करा, कोई भी एक वैल्यू गेन से इसकी स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, और हम इसको अगर 1 करते तो ये 20 मीटर से स्टार्ट करता। ठीक है, तो हमने एक सिंपल एक गेन वैल्यू रखा और उसको मल्टीप्लाई करते गए, और धीरे धीरे वो अप्रोच करता गया और अपनी स्पीड कम करता गया, और जैसे वो अपनी डिजायर रिजल्ट पे पहुंचा वो रुक गया वहां पर। ठीक है, तो जैसे तुम यहाँ पर एक ग्राफ देख सकते हो, लेट मी जस्ट इरेज दिस। ठीक है, जो भी हमने करा है ये सब कैलकुलेशंस परफेक्ट। तो स्पीड और टाइम देखोगे तो स्टार्टिंग में सबसे स्पीड जो थी वो काफी ज्यादा थी, और वो धीरे 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 कम होती चली गई टाइम के साथ, और जो डिस्टेंस कवर था वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता चला गया, और हम डिजायर डिस्टेंस पे पहुंच गए। ये एग्जांपल समझ में आया एक कंट्रोलर का? ये सर, पर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इससे टाइम कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं अगर उस तुम्हें टाइम, पर्टिकुलर, हाँ हाँ, अगर उस पर्टिकुलर प्रोसेस की बात की जाए तो उसका टाइम कंजम्पशन बढ़ जाएगा, पर एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो एफिशिएंसी, उसके हाँ, लिए भी हम कुछ कर सकते हैं, मतलब टाइम के लिए भी कुछ कर सकते हैं। मतलब ये जल्दी रिस्पॉन्सिव हो, मतलब ये 0 से 20 जल्दी पहुंचे। हाँ, मतलब कि हाँ, एफिशिएंसी को मेंटेन करते हुए कोई और तो प्रोसेस सिंपल है, भी यहाँ होती पर है जो आप जितना ज्यादा गेन वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे ना, आपका सिस्टम उतना अच्छा। रिस्पॉन्सिबल होता चला जाएगा। आप यहाँ पर 10 करोगे तो इनिशियली ये हम्म। 200 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर देगा अपनी वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये अगर मानते हैं अभी हम अगर इंटू 2 कर रहे तो उसको अगर 1 घंटा लग रहा था, तो इंटू 10 करेंगे तो बाई 10 उसको टाइम लग जाएगा। ठीक है, वो अपने 10x ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा हमारा सिस्टम। ठीक है, ठीक है, डिस्कस करते हैं, समझ और भी गया। बाकी चीज भी है, लेकिन ये एग्जांपल तुम्हें समझ में आ गया कि ये फीडबैक लूप था और ऐसे हम कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा फीडबैक लूप नहीं होता तो क्या होता, आप मुझे कोई बताओगे? हमने डिस्कस कर चुका, अगर ये फीडबैक लूप नहीं होता तो क्या होता? नहीं होता ये। एफिशिएंसी नाम हम वो कर पाते। एरर के चांसेस बढ़ जाते। यस, और हमें पता ही नहीं चलता कि ये 20 पे पहुंचा भी है नहीं पहुंचा है ना? हो सकता है यहाँ से कुछ डिस्टरबेंस आ जाते हैं। ठीक है, हो सकता है एक बीच में पत्थर हो गिर गया वो, है ना, क्या पता। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तो एफिशिएंसी नहीं आती। ठीक है, एक्यूरेसी नहीं आती। तो ये क्लोज लूप फीडबैक लूप का बहुत ही अच्छा फायदा है इसमें। ठीक है, एक और तो यहाँ तक तुम समझ गए कंट्रोलर। ठीक है, हमने सिंपली एक गेन से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा सिस्टम मस्त एक अच्छे रिस्पॉन्स से काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं है। अगर एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तुम्हारे साथ, जैसे समझो यहाँ पर एक ड्रोन है। ठीक है, और ड्रोन को हमें एक 50 मीटर एल्टीट्यूड पे होल्ड करना है। ठीक है, तो उसके लिए एल्गोरिथम क्या होगा? तो अगर यहाँ पर अभी ये 0 पे है, ठीक है, और मैं इसको अगर उड़ाकर ऊपर ले आऊं 50 पे, ठीक है, तो इनिशियली तो क्या होगा, आउटपुट 0। ठीक है, इनपुट क्या है, हमारी डिजायर हाइट क्या है 50। तो यहाँ से ये आएगा फीडबैक लूप से, एरर बोलेगा भाई 50 का एरर है, तो ये 50 का एरर है, यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, 150 इंटू 2, 50 इंटू 2 आरपीएम। अब हम आरपीएम के टर्म में बात करते हैं, 50 इंटू 2 100 आरपीएम। ठीक है, तो जब ये इनिशियली यहाँ पर होगा तो 100 आरपीएम से अपने प्रोपेलर को रोटेट करेगा और ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे ये धीरे धीरे पहुंचता चला जाएगा 30 हो जाएगा, 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 60, और फिर ये 20 हो जाएगा, 20 इंटू 2 40, और ये 0 हो जाएगा एक टाइम पे। अच्छा एक चीज तुम देखोगे, अगर यहाँ पर अगर 0 आरपीएम होगा
तो क्या होगा अगर ये यहाँ पर पहुंचकर 50 मीटर पे हमें पहुंचना था, हम चाहते 50 मीटर्स पे ये होल्ड हो, ठीक है, वहां पर जाकर रुका रहे, ठीक है, एक एल्टीट्यूड होल्ड पोजीशन पे रहे। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जब एरर 0 हो जाएगा तो 0 आरपीएम हो जाएगी, तो क्या होगा, जब ड्रोन की प्रोपेलर की रोटेशन जब 0 आरपीएम हो जाएगी तो क्या होगा, ये गिर जाएगा, ये मतलब गिर जाएगा, गिर जाएगा मोटर ही रुक जाएगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे ही एरर 0 हुआ, इसने क्या करा, सारी मोटर को डिसआर्म कर दिया और सारी मोटर रुक गई और ये फट से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम चाहते नहीं थे ना, है ना, ये हम नहीं चाहते, हम चाहते ये उधर ही रहे। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे ताकि अब क्या होगा कि ये नीचे जाएगा, ठीक है, फिर एरर क्रिएट होगा। अब जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मान लेते 10 मीटर नीचे आ गया, 10 मीटर पे फिर से इसने कैलकुलेशन स्टार्ट करा, तो आउटपुट 10 आया, यहाँ पर 10 आया, फिर ये 10 हो गया और फिर ये 10 इंटू 2, ठीक है, यहाँ पर फिर 10 इंटू 2 हो गया, ठीक है, 10 इंटू 2 20 आरपीएम से फिर घूमेगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ही होता चला जाएगा, 50 पे आएगा, मोटर रुकेगी, नीचे आएगा, ठीक है, और फिर ऊपर जाएगा। तो कैसा होगा इसका ग्राफ रिस्पांस, इस टाइम पे कैसा रिस्पांस है, ये गया धीरे धीरे ऊपर, ठीक है, और फिर ये ऐसे ऐसे, ठीक है, सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, यस सर, ऐसे ही होगा ऐसा बस। कुछ रिस्पांस होगा कि यहाँ अपनी डिजायर हाइट पे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ये एक स्टडी स्टेट एरर है, ठीक है, ये एरर है ना, ये एक एरर हो गया। हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि ये यहाँ पर ही फिक्स हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो पास्ट को याद रखे, ठीक है, कि हाँ पास्ट में तो नीचे गया था, अब नीचे नहीं जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इंटीग्रल टर्म को लेके आते हैं। अच्छा, ये एरर अब छोटा होगा, ठीक है, अब ये एरर तो छोटा होगा, तो हम इसको एक इंटीग्रल टर्म लेके आएंगे। एक इंटीग्रल टर्म। अब इंटीग्रेशन क्या करता है, ये कांस्टेंट एरर है, मानते हो ये कांस्टेंट एरर है, ठीक है। अगर किसी भी चीज को, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन को तुम इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, एक इंक्रीजिंग कर्व, ठीक है, सही है, यस सर। ठीक है। ये तो बेसिक मैथ्स है कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन को तुम अगर इंटीग्रेट करोगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो था ये इधर जा रहा था, अब हमने इसको यहाँ पर सेंड करा, तो ये कांस्टेंट, ये एरर है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीजिंग एरर जो है, ये इसकी स्पीड इंक्रीज करेगा अगर 0 एरर पे भी, या फिर इस मिनिमम एरर पे, ठीक है, जब 1 आरपीएम 2 आरपीएम बहुत ही मिनिमम होगा, तब ये इंक्रीज करता रहेगा अपनी आरपीएम स्पीड को, तो ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो ये वाला कर्व है ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये एरर इंक्रीज होकर ये रिस्पांस आगे तक जा रहा है, ठीक है। तो ये इंटीग्रल का काम है कि जो कांस्टेंट एरर है इसको इंटीग्रेट करके एक वैल्यू को इंक्रीज करना। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है, अब देखो, अब हमने इंटीग्रल लगाया तो अब कैसा ग्राफ बनेगा, अब बनेगा ग्राफ ऐसे, ये हमारा 50 का हाइट है, तो हाइट ऐसे बनेगा, अब बनेगा ऐसे, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, धीरे 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 कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम स्टार्टिंग में भी डिस्कस करी थी कि एक चीज नहीं होनी चाहिए, वो मैंने तुम्हें बताई थी, ठीक है, वो क्या था, और यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है, क्या उस टर्म का क्या नाम था, ये जो टर्म है ओवरशूट, ठीक है। यहाँ पर क्या हुई, वैल्यू ओवरशूट हो गई, और उसका रीजन यही है कि एक कांस्टेंट फंक्शन था, उसको तुमने इंक्रीज करा तो वो मोटर इंक्रीज हो गया, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में एरर ज्यादा हुआ और फिर वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होता है। तो यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई और फिर वो ओवरशूट हो जाती है और फिर वो धीरे 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 कांस्टेंट होती है और फिर उसे क्लियर करते हैं। तो इसके लिए ये ना हो, इसके लिए हमने क्या करा, एक डेरिवेटिव टर्म, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन निकाला कि एक डेरिवेटिव टर्म निकाल देते हैं, डेरिवेटिव टर्म, ठीक है। अच्छा, डेरिवेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज बताता है ना डेरिवेशन, है ना, रेट ऑफ चेंज, है ना। तो एक ये तुमने देखा होगा कि अगर तुम कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेशन करते हो,
ठीक है, dy बाई dt किसी के भी फंक्शन का करते हो तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, कांस्टेंट, वो भी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है तो एक नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, ठीक है। क्लियर है, सिंपल मैथ्स, इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो कोई भी अगर तुम डिक्रीजिंग का करोगे तो तुम्हें एक कांस्टेंट डिक्रीजिंग वैल्यू मिलेगी, तो ये डिक्रीजिंग वैल्यू तुम्हारे ओवरशूट को कैंसिल कर देती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये फ्यूचर ये इसको फ्यूचर पता है, ठीक है, तो इसे फ्यूचर पता है, ये हमारा प्रेजेंट हैंडल कर रहा था, जो हमारा रिस्पॉन्स है, और ये हमारा पास्ट, और ये सब तीनों जब मिलेंगे तो हमें एक बहुत आइडियल ग्राफ मिलेगा। ये हमारा डिजायर रिजल्ट है 50, और ये जाएगी वैल्यू यहाँ पर, और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी यहाँ पर, कोई एरर नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई ऑसिलेशन नहीं होगा, कोई ओवरशूट नहीं, एक सिंपल जो हमें डिजायर रिजल्ट है वो हमें मिलेगा। और इसी कंट्रोलर को हम बोलते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल गेन, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें PID दिख गया होगा, ठीक है, तो PID, तो ये होता है PID कंट्रोल। इजी है, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, या वापस से रिपीट करूं एक बार? इंटीग्रल का ओके, और बता दो, रिपीट का क्या रिपीट का दूसरा एक बार। थोड़ा भारी है ना, थोड़ा भारी है ना, एक बार सर वापस। इसमें एक मतलब जैसे आप कह रहे हो ना, इंटीग्रल पास्ट को वो कर रहा है, तो पास्ट को कैसे कर रहे हैं? मतलब जैसे आप देखो ये वाला जो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आपने ग्राफ बनाया था, कि उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वो सैचुरेशन पॉइंट में जाएगा, तो वो तो हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब वो पास्ट को कैसे रिलेट इसको कर रहे हो आप? इसको ये पता है कि पास्ट मतलब क्या है, ये प्रेजेंट पास्ट का इन द सेंस ये है कि जब ये नीचे गया, ठीक है, तो इसे पता चले कि ये पास्ट में जाएगा, मतलब ये होगा तो मतलब अगर ये इंटीग्रल नहीं होगा तो पास्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तुम वो वाले इंटरप्रेट मत करो कि यहाँ इस वाले ग्राफ से मत इंटरप्रेट करना, ठीक है, या फिर इस वाले ग्राफ से इंटरप्रेट मत करना इंटीग्रेशन का काम। इंटीग्रेशन का सिर्फ तुम समझ सकते हो तो यहाँ से, जब ये इंटीग्रल ब्लॉक आया तब ये ऐसा बना है, ठीक है। तो इंटीग्रल ब्लॉक पहले तीनों को समझते हैं वापस से। तो इंटीग्रल ब्लॉक ने क्या करा, यहाँ कौन पर सा ग्राफ कर रहे हो आप? मैं तुम्हें एक बार शॉर्ट में अच्छा, वापस से समझाता हूँ, ठीक है। तो ठीक है सर। स्टार्टिंग में ये वाला सबको समझ में आ गया था, प्रोपोर्शनल, कि क्या एरर हो रहा था आखिरी में, कि यहाँ पर जैसे एक डिजायर रिजल्ट तक जा रहे थे, मोटर बंद हो रही थी और फिर ये नीचे आ रहा था, और फिर मोटर स्टार्ट हो रही थी, फिर ऊपर आ रहा था, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये हो रहा था। ये एरर था, ये तुम्हें पता चल गया, ये समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया तो मुझे बता ये दो सर, कि ये क्या, ये एरर, ये वाला, ये चीज कैसे हो रही है, ये तुम्हें समझ में आ गई है? जो ड्रोन ऊपर नीचे हो रहा है, ये तुम्हें समझ में आ गया? तो फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यस सर, करते हैं। अरे अरे अरे, इसको इसको हटाए, कैसे हटाए? ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया। तो अब देखो क्या हो रहा था, ये जो एरर है, ठीक है, ये जो एरर है, इसको अगर नेग्लिफाई करना है तो हमने क्या करा, एक इंटीग्रल ब्लॉक लेके आया। तो ये कांस्टेंट एरर है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू का एरर है, ठीक है, +-5 से या फिर 6, मतलब 1 से +-1 हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस कांस्टेंट वैल्यू को सम अप करा और इंटीग्रल कर दिया। एक्चुअली ये वैल्यू इतनी कम है कि अगर ये प्रोपोर्शनल गेन से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट देता है, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पर हम किस लेवल पर बात करें, 0.001 कभी हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कभी 0.02 और इंटू 2 और इंटू 2, तो यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज तो तुम्हें मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा प्रोपोर्शनल गेन जो है ये डिसआर्म हो गया एक तरीके से, यहाँ तक इसका काम खत्म हो गया। तो इंटीग्रल गेन क्या करेगा, इस कांस्टेंट एरर को लेकर सम अप कर देता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देता है आरपीएम की, ठीक है, आरपीएम इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इसने हमें एक इंक्रीजिंग वैल्यू दिया है। ये जो एरिया होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है?
थोड़ा भारी है, मैं समझ रहा हूँ। 12 बज चुके हैं और अभी तक हमने डिजाइनिंग स्टार्ट नहीं करी है। तो यहाँ तक इंटीग्रल गेन में क्या हो रहा था, ये जो कांस्टेंट एरर है, ये इतनी इसकी वैल्यू कम है, तो इस वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू को कांस्टेंट को हमने इंटीग्रेट करा और सम अप कर दिया, तो और उससे हमें एक सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल गई, और फिर हमने उसको जब एरर से मल्टीप्लाई करा और फिर हमने आरपीएम जब दी, तो वो एक सिग्निफिकेंट नंबर में आरपीएम आई, और फिर उसने फिर वो हवर होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो वो यहाँ पर हवर कर रहा है, लेकिन उससे जनरली कभी कभी सिस्टम में क्या होता है, ओवरशूट हो जाता है। ठीक है, मान लो कि ये 50 पे ना जाकर थोड़ा सा और ऊपर तक चला जाता है, और फिर से पता चलता है कि इसे स्पीड अप कम करनी है। ठीक है, तो वो स्पीड कैसे कम करेगा, अब ये ओवरशूट तो कर लिया, स्पीड कम कैसे करेगा, डेरिवेटिव गेन को लाते हैं। डेरिवेटिव क्या करता है, बेसिकली रेट बताता है किसी भी चेंज का, तो ये क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर में क्या होगा, जो भी एरर चेंज हो रहा है उसके हिसाब से, अगर एरर बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर बहुत जल्दी चेंज हो रहा है तो उसके अबाउट से एक कांस्टेंट वैल्यू दे देता है। अगर बहुत जल्दी गिर रहा है, ठीक है, तो ये एक नेगेटिव वैल्यू दे देता है, ताकि ये स्पीड, तो ये जो ओवरशूट है इसको कंपनसेट करने का काम करता है डेरिवेटिव के। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मैं ग्रुप में एक दो लिंक शेयर करूंगा आपसे, आप उनको प्रीफर कर रहे हैं अगर आपको समझ नहीं आया तो। ठीक है, तो लेकिन आपको एक ब्रीफ आइडिया होगा कि कैसे सिस्टम काम कर रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये पीआईडी कंट्रोलर ऐसे काम करता है, इंटीग्रल, प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव गेन से। एक आइडिया हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़े। यस सर। बढ़े परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अब पीआईडी कंट्रोलर बेसिकली प्रोपोर्शनल गेन, इंटीग्रल गेन और डेरिवेटिव गेन्स होते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, और सबसे वैरायटी है यहाँ पर, मतलब मोस्टली इंडस्ट्री में 90 to 80% जो है वो पीआईडी कंट्रोलर पे चलते हैं, भले वो टेम्परेचर रेगुलेशन का हो, एक चीज की हाइट में, एक वाटर टैंक में तुम्हें हाइट रखनी हो, तो कोई भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है, और इसको तुम मोस्ट मतलब अगर तुम्हारी अगर इसमें ग्रिप अच्छी है तो तुम इसमें काफी कुछ अचीव कर सकते हो, अपना डोमेन बना सकते हो, अपना करियर देख सकते हो। ठीक है, तो क्लोज लूप में लगता है और बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, और सिस्टम तुम्हें पता, सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा अगर हम एडिशन वैल्यूज लेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल ग्राफ है, एक पीआईडी कंट्रोलर होता है जो हमारा प्लांट है, एक सेंसर है जो फीडबैक लूप का काम करेगा, अगर इनकेस कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो ये पीआईडी कंट्रोलर उसे मैनेज करेगा। गेन ब्लॉक क्या होता है, जो गेन ब्लॉक वो जो प्रोपोर्शनल गेन है, ठीक है, उससे क्या होता है, उसका इफेक्ट जो होता है वो राइजिंग टाइम बढ़ाता है। ठीक है, जो हमारा जो रिस्पॉन्स है, जो हमारी डिजायर रिजल्ट की तरफ जो जाता है, रिजल्ट जो उस तरफ अपने डिजायर रिजल्ट की तरफ फॉरवर्ड की मूवमेंट, तो वो किसकी वजह से होता है, प्रोपोर्शनल गेन की वजह से होता है। उसका नेगेटिव अगर ये तुम ज्यादा रखोगे तो ये ओवरशूट कर सकता है और ऑसिलेशन हो सकता है, ऑसिलेशन ऐसे। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल गेन है। इंटीग्रल गेन्स क्या होते हैं, इंटीग्रल गेन ये वो जो हमने डिस्कस करा था कि अगर कांस्टेंट एरर आ जाता है तो वो कैसे निगलिफाई करते हैं, जैसे ये आउटपुट 2 है, ठीक है, तो आउटपुट 2 में कांस्टेंट एरर बन गया इतने का, ठीक है, तो हमने इंटीग्रल गेन की वैल्यू तुम बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो ये आउटपुट 1 हो जाएगा, जो हमें डिजायर इनपुट पे हमें पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट भी इसका यही होता है कि अगर तुमने ज्यादा कर दिया तो तुम्हें ओवरशूट मिल सकता है। डेरिवेटिव गेन क्या होता है, जो डेरिवेशन के सामने लगेंगे, ठीक है, उसका इफेक्ट भी वही है कि राइजिंग टाइम में स्टेबिलिटी एरर कम करता है, और नेगेटिव इफेक्ट के वही है कि अगर तुम इसे ज्यादा रखोगे तो ये डैम्प हो जाता है और ऑसिलेशन स्टार्ट कर सकता है, ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा ऐसे ऐसे। तो बेसिकली ये तुम्हारा ज्यादा सेंसिटिव कर देगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज अगर वो बता रहा है, तो जैसे ही तुम्हारा रेट ऑफ चेंज अगर ज्यादा होगा तो ये तुम्हारा सिस्टम काफी सेंसिटिव हो जाएगा। अगर तुम्हें सिस्टम अपना सेंसिटिव चाहिए तो तुम डेरिवेटिव गेन इंक्रीज करोगे। तो जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा पीआईडी कंट्रोलर ही यूज करो। पीआईडी कंट्रोलर सिर्फ तुम इसमें 2 ब्लॉक यूज करो, पी आई पी डी, तो देखते हैं कि पीआईडी में क्या होता है, सब कुछ बैलेंस होता है हर चीज में, हर प्रोपोर्शनल गेन, इंटीग्रल गेन और डेरिवेटिव गेन का यूज करते हैं, और इसका ऑलमोस्ट हर जगह तुम बहुत ही वर्सटाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, पी और प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल का यूज करने के लिए इसके एडवांटेज क्या है कि जीरो स्टडी एरर होगा, ठीक है, बट ये सुटेबल नहीं होता लोअर वेरिएबल्स के लिए।
पीडी कंट्रोलर क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव गेन्स, ठीक है। सिर्फ और प्रोपोर्शनल गेन और डेरिवेटिव, तो स्टेबिलिटी तुम्हारी अच्छी होगी, लेकिन अगर इनकेस अगर कोई नॉइस आया तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो यह डैम्प होना स्टार्ट कर देगा, ये ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि तुम, तो ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन थे, आप और भी बना सकते हो, लेकिन प्रोपोर्शनल होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक अब हमने सारी ज्ञान वाली बात करी है, थ्योरी जितनी जल्दी हमने निकाली, जितना समझ सकते समझेंगे। अगर जो कुछ सही नहीं समझे तो वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो ठीक है, और अब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तुम लोगों के साथ।